हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में उपस्थित प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह भारतीय संविधान की मूल कुंजी है जिसमें संविधान के मूल आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन अंतर्निहित है। यह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना के संबंध में कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं कि प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पंडित जवाहरलाल के अनुसार प्रस्तावना में दो महान क्रांतियों के आदर्श सम्मिलित हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के 3 दर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मौजूद है, और रूसी क्रांति के समाजवादी और आर्थिक न्याय के आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है। आगे जानते हैं प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत कैसे है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब जो भी वयस्क मतदाता हैं 18 वर्ष से ऊपर, उन्हें यहाँ हम भारत के लोग कहा गया है। मतलब प्रस्तावना अपनी शुरुआत में ही बता देती है कि पूरे संविधान या प्रस्तावना का निर्माण भारत के लोगों या आम जनता के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है। और लोकतंत्र में तो वैसे भी पूरी शक्ति जनता के हाथ में ही होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो प्रस्तावना में भी संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन है। अब बात करते हैं आदर्शों की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ना पूरे मूलभूत आदर्शों का वर्णन है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलिए जानते हैं कि प्रस्तावना में किस तरह से वर्णित हैं ये सभी आदर्श। पहला आदर्श है न्याय या जस्टिस। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संविधान का मूल उद्देश्य बताया गया है। सामाजिक न्याय से मतलब है समाज के संसाधनों का समाज में उचित वितरण, मतलब जाति, लिंग, धर्म, प्रजाति के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है आर्थिक न्याय, जिसका अभिप्राय है कि संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं, बल्कि समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। तीसरा है राजनीतिक न्याय, जिसमें सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान किया जाता है और सभी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन बनाने का अधिकार है। ये तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अब आगे दूसरा आदर्श आता है स्वतंत्रता या लिबर्टी। तो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता वर्णित है। अर्थात सभी व्यक्तियों को मुक्त रूप से विचार रखने की स्वतंत्रता है तथा विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता में पंथ निरपेक्षता का आधार दिखाई देता है, क्योंकि विश्वास और उपासना का नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं होता। अब तीसरा आदर्श है इक्वालिटी या समानता। परिस्थिति और अवसर की समानता को अर्जित करना ही प्रस्तावना का मूल भाग है। संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रावधान वर्णित है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में अपने व्यवसाय को चुनने का भी अधिकार है। राज्य के अंतर्गत पदों के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। तीसरा आदर्श आता है बंधुता या फ्रेटर्निटी। सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रस्तावना का मूल ध्येय है। अब ध्यान रखिए, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का उपयोग हुआ है, ना कि राज्य का। राष्ट्र शब्द का मतलब है नागरिकों के बीच मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता का निर्माण आवश्यक है, जबकि राज्य शब्द में प्रशासनिक एकता का बोध होता है। अब बंधुत्व होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय जनता को उपलब्ध कराने हैं, वे राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना संभव ही नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे थे संविधान के कुछ आदर्श। अब इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सरकार की कौन कौन सी प्रणालियां वर्णित हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है संप्रभु या सॉवेरेन, जिसका अर्थ है आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली और बाह्य रूप से स्वतंत्र। मतलब भारत किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं है, यह पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र है। दूसरा है समाजवादी या सोशलिस्ट। अब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए।
समाजवादी शब्द को स्पष्ट किया गया है 1955 के कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में, जहां कहा गया कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है, अवसर की समानता और समाज में शोषण तथा विभेदों को समाप्त करते हुए समाज में समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है। अब इंदिरा गांधी जी ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि हमारा जो समाजवाद है वह सोवियत संघ से बिल्कुल अलग है। मतलब केवल राष्ट्रीयकरण हमारे समाजवाद का अभिप्राय नहीं है, राष्ट्रीयकरण सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि केटी शाह ने संविधान सभा को कहा था प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया था कि समाजवाद संविधान में ही अंतर्निहित है। फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। आगे आता है पंथ निरपेक्षता या सेक्युलर। इसके अनुसार धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा और ना ही राज्य के द्वारा किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। मतलब हमारा भारतीय राज्य धर्म से तटस्थ है। अब यह भी याद रखिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को सम्मिलित करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि प्रस्तावना में पहले से ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता निहित थी। इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना आवश्यक नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संशोधन के बाद इसे जोड़ दिया गया। अब पंथ निरपेक्षता अपनाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुलता वाले देश में सभी धर्मावलंबियों का महत्व समान है। आगे आता है गणतंत्र या रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा। मतलब राज्य के प्रधान का निर्वाचन होगा जैसा कि भारत के राष्ट्रपति का होता है। और गणतंत्र का यह भी अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति पद अथवा सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है। मतलब यह भी समानता को दर्शाता है। तो ये थी सरकार की प्रणालियां। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। प्रस्तावना के लागू होने की तिथि से यह प्रतीत होता है कि संविधान के लागू होने से पहले ही प्रस्तावना को लागू कर दिया गया था। अब देखें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो प्रस्तावना का निर्माण संविधान निर्माण के बाद ही हुआ था, इसलिए प्रस्तावना संविधान के अनुसार निर्मित है, ना कि प्रस्तावना के अनुसार हमारा संविधान, जिसमें भारतीय संविधान के मूल आदर्शों और उद्देश्यों का वर्णन है। बेरुवारी केस 1960 में न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है घोषित किया गया था, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसके आदर्शों और उद्देश्यों का महत्व नहीं होता। लेकिन आगे आता है केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें न्यायपालिका ने बेरुवारी के निर्णय को पलट दिया, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, क्योंकि प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन है जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। इस निर्णय के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। वर्ष 1994 में वोम्मईवाद में उच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल आधारभूत ढांचा माना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। आगे जानते हैं प्रस्तावना में हुए संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति का उल्लेख संविधान में 368 आर्टिकल में है। लेकिन अब एक बात देखिए कि वर्ष 1973 के उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारतीवाद में जो निर्णय लिया गया था उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा वह मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। और हमारी प्रस्तावना में तो मूलभूत ढांचे से संबंधित कई तत्व हैं, जैसे लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक स्वरूप, पंथ निरपेक्षता, विधि का शासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि। ये सभी तत्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मौजूद हैं, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। तो ये सारी बातें थी हमारी प्रस्तावना के बारे में। इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन और संविधान का मूलभूत ढांचा है, जिसमें संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का समावेश किया गया है। यह संविधान की व्याख्या का मूल स्रोत है और राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नेताओं के आदर्शों और सिद्धांतों का लिखित रूप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले इसमें जानते हैं राज्यों के संघ या यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में दिया है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यह राज्यों का संघ है। मतलब स्पष्ट होता है कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। मतलब अमेरिका में क्या हुआ है कि विभिन्न राज्य आपस में मिले हैं और फिर अमेरिका बना है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का नहीं।
इसीलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति और पूरा देश ही एक ही स्रोत से उत्पन्न सर्वोच्च शक्ति के अधीन है। आगे बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों को 3 श्रेणियों में उल्लेखित किया गया है। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। अब देखिए, मूल संविधान में ना ए, बी, सी और डी तरह के 5 भागों में विभाजित किया गया था राज्यों को। भाग ए में ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, जिनकी संख्या 9 थी। इसमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल आते थे। भाग बी में ऐसे राज्य थे जिनका निर्माण देशी रियासतों के विलय से हुआ था। इनमें आते हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। भाग सी में चीफ कमिश्नर के प्रांतों को रखा गया था। इसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कोडगू, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा आते हैं। फिर भाग डी में ऐसे राज्य आते हैं जो उस समय अर्जित राज्य थे। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है। फिर आगे चलकर इन सभी चारों श्रेणियों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और 3 श्रेणियां बनी, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य अर्जित क्षेत्रों की। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब जानते हैं कि नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश कैसे होता है। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ इन आधारों पर की जा सकती है। पहला, किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विभिन्न भागों को मिलाकर एक अन्य राज्य बनाना। इसके अलावा संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और ये सभी कार्य संसद सामान्य बहुमत से पारित कानून के माध्यम से कर सकती है। और इसके तहत जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे किसी भी विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। संसद में ऐसे किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले उसको राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधायिका को विचार करने के लिए भेजा जाता है और संसद राज्य विधायिका के मत अथवा दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। अब आगे प्रस्तावित अथवा स्वीकृत ऐसे विधेयकों में संशोधन के दौरान प्रत्येक बार संबंधित राज्य विधायिका से उसका मत जानना भी आवश्यक नहीं है। अब इस प्रणाली के कारण ही संविधान में किसी भी राज्य की अखंडता की गारंटी नहीं दी जाती, इसलिए भारत को नासवान राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। एक नोट याद रखिएगा, संसद को सारी शक्तियां प्राप्त हैं राज्यों से संबंधित, लेकिन संसद के पास यह अधिकार या शक्ति नहीं है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भूभाग को विदेशी राज्यों को सौंप दे। अब यदि ऐसा कोई कार्य करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जरूरी होगा। ऐसा ही हुआ था बेरुवारी केस 1960 में, जिसमें पश्चिम बंगाल में उपस्थित बेरुवारी को 1958 के समझौते के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान को सौंपना था। इसीलिए 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुवारी संघ को पाकिस्तान को सौंपा गया। और फिर 16 मई 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और बंगाल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान के मध्य समझौता हुआ और भारतीय संसद ने 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 पास किया। इसके तहत 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुई। चलिए आगे जानते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या राज्य पुनर्गठन के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सीमा के भीतर लगभग 552 रियासतें थीं, जिसमें 549 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं। लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसलिए भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पहले तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करके उसे शामिल किया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर में कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर साइन करके कश्मीर का विलय किया गया। लेकिन इनके विलय के साथ ही राज्यों का पुनर्गठन नहीं रुका, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेज होने लगी थी। साउथ इंडिया में तो इसका अत्यधिक प्रभाव देखने मिल रहा था। इसी के चलते विभिन्न आयोग और समितियां बनाई गईं। इसमें जून 1948 में धर आयोग बना, जिसने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। धर आयोग की सिफारिशें जब सामने आई
तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और तेजी से बढ़ने लगी और धर आयोग की सिफारिशों का विरोध भी हुआ। इसी के चलते आगे जेवीपी समिति बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया थे। दिसंबर 1948 में यह समिति बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सरकार के सामने रखी। अपनी सिफारिशों में इन्होंने तत्कालीन समय में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अव्यावहारिक बताया था। अब जेवीपी समिति की सिफारिशों के खिलाफ भी आंदोलन तेज हो गया और इसी के चलते 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। इसी के चलते अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। इसीलिए मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषाई लोगों के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नए राज्य के गठन को देखकर विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई आधार की मांग और बढ़ने लगी। इसी के चलते अक्टूबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और दो अन्य सदस्य थे के एम पर्णिकर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने अपनी सिफारिशें 1955 में सरकार के सामने रखी, जो इस प्रकार हैं कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाएगा और इसी प्रकार भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया था। अगली सिफारिश थी कि प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा राज्य के गठन करते समय। फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई और 3 नए यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की गई थी। लेकिन इनसे अलग 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्यों का गठन किया गया और 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन हुआ। अब ये 14 राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तथा केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये तो था फजल अली आयोग के समय 1956 का गठन। इसके आगे भी अन्य राज्यों का गठन कब कब हुआ वो देख लेते हैं। 1956 में पांडिचेरी को भारत में विलय करके संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। आगे 1960 में बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत बनाए गए। 1960 में गोवा और दमन एवं दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त किया गया। 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग करके राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य बनाया गया। 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया और उसके एक साल बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1975 में ही अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 1986 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम दोनों को राज्य का दर्जा मिला। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। फिर आगे 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य बनाया गया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। अभी हाल ही में दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलो अब देसी रियासत का एकीकरण कैसे हुआ उसकी कहानी भी देख लेते हैं। तो 552 देसी रियासतें थीं। तो पहले तो रियासतें स्वतंत्र ही होना चाहती थी, लेकिन 22 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। इन्होंने संचार, रक्षा और विदेशी मामले भारत सरकार के अधीन रखकर अन्य मामलों में देसी रियासतों को स्वायत्तता देने की अपील की। इसी के चलते 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों का विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या सहमति पत्र के माध्यम से कर लिया गया। रियासतों के एकीकरण के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। जूनागढ़ में नवाब तो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की जनसंख्या हिंदू बहुसंख्यक थी। लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और स्थानीय जनता ने उसका विरोध किया था। इसी के चलते वर्ष 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जूनागढ़ की जनता द्वारा भारत में विलय का निर्णय लिया गया। आगे हैदराबाद का कैसे विलय हुआ। तो यहाँ के निजाम पाकिस्तान की सहायता से हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की योजना बना रहे थे। निजाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ 1 साल तक यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया था। इस बीच हैदराबाद की जनता ने ही निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे निजाम ने बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। इसी के चलते
सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और हैदराबाद पहुंच गई और भारतीय सेना के सामने निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय सैन्य कार्यवाही के माध्यम से हुआ। आगे जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह एक हिंदू थे, लेकिन यहाँ की आबादी मुस्लिम बहुल थी। वहां पर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की अपील की, लेकिन भारत ने पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखी। इसी के चलते 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए भेजा। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में हस्तक्षेप किया और मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। आगे अगस्त 1948 में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। आगे देखो किन आधारों पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ। पहला था सांस्कृतिक आधार। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आ जाता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का गठन सांस्कृतिक आधारों पर हुआ। इसके अलावा नृजातीय और भौगोलिक आधार पर किन राज्यों का गठन हुआ? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि का निर्माण इस आधार पर हुआ था। इसमें नागालैंड के निर्माण का प्रमुख कारण आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और उपद्रवी परिस्थितियों और इनकी भौगोलिक अवस्थिति थी। आगे आर्थिक विकास के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि का निर्माण हुआ और तेलंगाना भी इसी आधार का परिणाम था। तो यहाँ पर हमने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की बात कर ली। इन सबको जानने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्य समाज का संगठित रूप है और भारतीय समाज संक्रमणकालीन और निरंतर परिवर्तनशील है। इसलिए राज्यों के आकार और भूभाग में परिवर्तन भी स्वाभाविक है और नए राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय आकांक्षाओं का परिणाम है, जिसके द्वारा प्रत्येक समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता में वृद्धि का इच्छुक होता है। चलिए आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। पहले जानते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। तो किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है और वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह नागरिक कहलाता है। अब बात करें नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। देखें कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसमें है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30 में उपस्थित प्रावधान। सबसे पहला है आर्टिकल 15, जिसमें केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध है। ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 16 में जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यह भी भारतीयों के लिए है। फिर आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। फिर आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार है। ये सभी अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनके अलावा भी कुछ उच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र होते हैं। संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य बनने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को ही है। अब भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता का वर्णन है। अब हमारे संविधान में केवल यह उल्लिखित है कि संविधान के लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। अब नागरिकता के कुछ और संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा नागरिकता के विभिन्न प्रावधानों को अपना लिया गया था, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा है, जिसके माता या पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा है, या फिर संविधान प्रारंभ की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से वह भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है। आगे है आर्टिकल 6। इसमें पाकिस्तान से भारत आने वालों की भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है या उसके माता पिता या पितामह पितामही या मातामह मातामही इनमें से कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा है और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो और उसके पश्चात आने पर नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया हो, तो ऐसा नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का प्रावधान है।
यदि कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। हाँ, लेकिन आर्टिकल 5 और 6 के अधीन किसी अनुज्ञा से भारत लौटने पर वह नागरिक हो सकता है। आगे आर्टिकल 8 के अनुसार भारत के बाहर भारतीय उद्भव वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार है। इसमें यदि कोई व्यक्ति जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा है तो उसे भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आगे है आर्टिकल 9। इसके तहत कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बने रहने का प्रावधान है। इसके तहत संसद विधि बनाकर नागरिकता के अधिकारों को सीमित या समाप्त करने का प्रावधान कर सकती है। मतलब संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित कर नागरिकता के अधिकारों को सीमित या समाप्त करने के लिए कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। पहला है, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता स्वैच्छिक तरीके से त्याग देता है। ऐसा कोई व्यक्ति तभी करेगा जब वह किसी दूसरे राष्ट्र का नागरिक बन चुका हो। दूसरा है पर्यावसान या टर्मिनेशन। इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसने देशीकरण या रजिस्ट्री के द्वारा अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी और वह वर्तमान में स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा प्रावधान है वंचित किया जाना या डेप्रिवेशन। इसमें यदि किसी नागरिक ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है तो कुछ इन आधारों पर उसकी नागरिकता केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाई जा सकती है। पहला प्रावधान है कि वह फर्जी तरीके से और धोखे से नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। दूसरा, संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति हो। तीसरा, युद्धकाल के दौरान विदेशी शत्रुओं की सहायता करने वाला व्यक्ति हो। और चौथा, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा उसे 2 वर्ष की सजा सुनाई जाए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहता है तो भी उसकी नागरिकता हटाई जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्र हो जाता है, सन्यासी हो जाता है तो भी उसकी नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से हटाई जा सकती है, उसे वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। आगे है आर्टिकल 11। इसमें संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधी अधिकारों का विनिमय कर सकती है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित कर नागरिकता के अर्जन और निरसन का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। साथ ही ये आवश्यक है कि बच्चे के जन्म का पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर कॉन्सुलेट में करा दिया गया हो। अगला है पंजीकरण। पंजीकरण द्वारा आवेदन करने के लिए इस तरह की श्रेणी के व्यक्ति मान्य होंगे जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हों, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नागरिक हों, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करती है या विवाह का वचन देती है तथा आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवासरत कोई व्यक्ति। ये सभी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के द्वारा नागरिकता का आवेदन करने के लिए किसी भी गैर भारतीय व्यक्ति को कुछ इस तरह की शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, ऐसे देश से कोई भी व्यक्ति संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक रूप से वहां की नागरिकता नहीं दी जाती। दूसरा, नागरिकता के आवेदन किए जाने से पूर्व उसे अपने मूल देश को इस बात की जानकारी देनी होगी। उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। उसे 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आवेदन करने से पूर्व 12 माह की अवधि में लगातार भारत में निवास किया हो उसने तथा इससे पूर्व 14 वर्ष की अवधि तक 11 वर्ष भारत में निवास किया हो। आगे आता है अर्जित राज्य क्षेत्रों के विलयन द्वारा नागरिकता। इसके तहत किसी भी विदेशी भूभाग के भारत का हिस्सा बनने पर वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 तरीके थे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। चलिए आगे जानते हैं कि विदेशी निवासियों के लिए नागरिकता से संबंधित कौन कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इस कैटेगरी में 3 तरह के लोगों को रखा गया है। पहला, जो अनिवासी भारतीय हैं या NRI हैं। दूसरा, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और तीसरा, भारत के समुद्र पारी नागरिक जो हैं। सबसे पहले जानते हैं अनिवासी भारतीय या नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में, NRIs। NRI शब्द भारत के टैक्स कानून में उल्लिखित है। इसके तहत ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 डेज या उससे अधिक समयावधि तक विदेशों में रहते हैं
और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं उन्हें एनआरआई या अनिवासी भारतीय कहा जाता है। इनके अलावा यदि यूएनओ या अन्य विदेशी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय को भेजा जाता है तो वो भी एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं। अब ये एनआरआईज कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उन्हें मतदान देने का अधिकार देना चाहिए, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना के माध्यम से अनिवासी भारतीयों को भी भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान की गई है। मतलब एनआरआईज भी वोट देते हैं भारत में। इसके लिए मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 पारित किया गया था। अब एनआरआईज जो है ना वो भारत के नागरिक ही है, उन्हें भी सारी सुविधाएं, शैक्षणिक, आर्थिक, वित्तीय सुविधाएं सभी प्राप्त होती हैं जो भारत के नागरिक को मिलती है। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कार्ड या भारतीय मूल के व्यक्ति। इसके तहत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो 4 पीढ़ी पहले से ही भारत से जा चुके हैं और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी संतानों को पीआईओ कार्ड दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके नागरिकों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाता। यह पीआईओ कार्ड 2002 में प्रारंभ हुआ था और 2015 में इसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। मतलब अभी नहीं है चालू, ये समाप्त हो चुका है। तो अब आगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में ही जानते हैं, ओसीआई। इसका प्रारंभ 2005 में किया गया था, जिसके अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के खंड 7A के अंतर्गत व्यक्ति को रजिस्टर होना चाहिए। अब इसमें कौन रजिस्टर हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, और वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है अथवा भारत के किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है। इन योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति के पुत्र, पुत्री, पोता पोती और नाती नातिन को ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह कार्ड भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए नहीं है। इसे लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है, जिसके अनेक लाभ हैं। ये लाभ कुछ इस तरह है कि ओसीआई कार्ड धारकों को मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा या बहुउद्देशीय आजीवन वीजा दिया जाता है, जिससे ओसीआई कार्ड धारक जितनी बार चाहे भारत आ सकते हैं। उन्हें विदेशी पंजीकरण अधिकारी या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास पंजीकरण कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब इनको पंजीकरण कराने से छूट है। ओसीआई धारकों को आर्थिक, शैक्षणिक और वित्तीय सुविधाएं तो प्राप्त हैं, लेकिन भूमि और कृषि संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं है, और इन्हें महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्त भी नहीं किया जा सकता, जैसे न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक आदि ये नहीं बन सकते, और इन्हें सरकारी नौकरियों के लिए योग्य भी नहीं माना जाता। अब ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति खुद से ही ओसीआई कार्ड या समुद्र पारी नागरिकता त्यागना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप के अनुसार इसकी घोषणा करनी होगी, और केंद्र सरकार द्वारा घोषणा को स्वीकार करते ही उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। और कुछ ऐसे भी आधार हैं जिसमें ओसीआई कार्ड या ओवरसीज सिटीजनशिप भारत सरकार द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। पहला है, यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों के आधार पर ओसीआई धारण किया है, भारत के संविधान के प्रति कोई असम्मान प्रकट करता है, भारत के युद्ध रद्द होने पर शत्रु देश की मदद करता है, और ओसीआई प्राप्त करने के बाद लगातार 5 वर्षों की अवधि के अंदर 2 वर्ष तक जेल में है। इन सभी कंडीशन में उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप सरकार समाप्त कर सकती है। तो ये सारे प्रावधान थे नागरिकता के बारे में। निष्कर्ष यह निकलता है कि संविधान निर्माता आरंभिक रूप में नागरिकता का पृथक भाग नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद नागरिकता के प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया, और वर्तमान उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में संविधान में वर्णित एकल नागरिकता व्यवहारिक रूप में दोहरी नागरिकता के साथ जुड़ चुकी है। तो ये था लेक्चर का अंत। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।